देवर की 3 शादियां करवा चुकी थी, मगर तीनों एक एक करके देवर को छोड़कर भाग गईं। चौथी बार फिर देवर ने मुझे लड़की तलाश करने का बोला। मैंने कहा आज रात तक मिल जाएगी। घूंघट ओढ़कर मैं कमरे में जाकर बैठ गई। सारी रात इंतजार करती रही, मगर वो ना आया। सुबह आंख खुली तो होश उड़ गए। रात के इस वक्त जब हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, मैं इस वक्त अपने पति को कमरे में सोता हुआ छोड़कर खामोशी से अपने देवर के कमरे में लाल जोड़ा पहने हुए घूंघट ओढ़कर बैठ गई। देवर का इंतज़ार कर रही थी। आज मेरा बहुत बड़ा इम्तिहान था। पहली बार मैंने दूध में नशे की दवाई मिलाकर अपने पति को पिलाई थी, ताकि वो रात भर सोए रहें और मैं जान सकूं कि आखिर क्या राज है कि इतनी बीवियां एक एक करके मेरे देवर को छोड़कर चली गईं। आखिर उस रात होता क्या है जो इसकी बीवियां मेरे देवर की ज़िंदगी से निकल जाती हैं। और ये सोच सोचकर मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था, क्योंकि हर एक बहुत बड़ा रिस्क था जो मैं करने जा रही थी। दिल में 100 तरह के ख्याल आज भी आ रहे थे कि अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहूंगी। मैंने कमरे की लाइट भी खराब कर दी थी, ताकि मेरा देवर मेरा चेहरा भी ना देख सके। मेरा दिल अलग परेशान था कि ना जाने क्या होगा। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। इंतज़ार करते करते रात बीत गई और मेरा देवर पूरी रात ना आया। थक हार कर ना जाने किस पहर मेरी आंख लग गई। जब सुबह आंख खुली तो एक लम्हे के लिए सोचकर ही कांप गई। खुदा ना खास्ता रात को देवर हिम्मत करके उठी। आंखें खोलती हुई कमरे से बाहर ही निकल रही थी। अचानक मेरी आंखों ने जो मंजर देखा, मेरे होश उड़ गए। इस रात मेरा देवर, मेरा नाम सनाया है। मैं खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे पापा एक अच्छे कारोबारी थे। हमारे पास बहुत बड़ा घर, नौकर चाकर थे। आने जाने के लिए सबके पास अपनी बेशकीमती गाड़ियाँ थी। मेरे माँ बाप ने मुझे परी बनाकर रखा था। बात मुंह से निकलने से पहले पूरी कर दी जाती थी। मैं अपने घर में बहुत ऐशो आराम वाली ज़िंदगी गुजार रही थी। मैंने अपने मास्टर्स की डिग्री भी हासिल कर ली थी। मैं शकल सूरत की सही थी, लेकिन रुपया पैसे ने मेरी शकल सूरत में एक निखार और 4 चांद पैदा कर दिए थे। एक दिन मेरे पापा के बहुत सारे दोस्तों ने मेरे लिए एक रिश्ता बताया। जिसके लिए रिश्ता बताया था वो बहुत खूबसूरत और नौजवान, लंबे कद की, नसीली आँखों वाले, हुस्न के बहुत खूबसूरत जैसे लड़के की हर लड़की को ख्वाहिश रहती है, जबकि मैं उनके मुकाबले में थोड़ी सांवली की रंगत वाली थी। वो बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ आदत से भी अच्छे थे। मेरे पापा ने जब उनको देखा तो मेरे पापा उनसे बहुत ही इम्प्रेस हुए। वो बहुत ही शरीफ इंसान थे। अरमान के पापा का देहांत हो चुका था। वो अपने छोटे भाई के साथ रहते थे। अरमान एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। उनके पास सिर्फ एक घर था जिसमें अरमान और उसके भाई एक साथ रहते थे। मोहल्ले से भी मेरे पापा ने अरमान की बहुत तारीफ सुनी थी। फिर मेरे पापा ने मेरी और अरमान की शादी करने में देर ना की, झटपट बातें की और रिश्ता पक्का कर दिया। जब मैं शादी करके अरमान के घर में आई तो अपनी ज़िंदगी की पहली रात ही बहुत खुशी से भरी थी, क्योंकि पहली रात सबके सपने होते हैं कि पति के दिल में आपकी चाहत की कितनी कदर है। वक्त के साथ साथ अरमान और मैं एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी की ज़िंदगी गुजारने लगे। जितना सुना था अरमान के बारे में, उससे बढ़कर पाया था। जबकि इस घर में कोई औरत ना थी। मैं तो अकेले ही अरमान के घर पर राज करना शुरू कर दिया। सिर्फ अरमान ही नहीं, बल्कि मेरा देवर भी मुझसे प्यार से पेश आता, मेरी बहुत इज्जत करता और बहुत ख्याल रखता था। और इसके साथ साथ अरमान से भी ज़्यादा खूबसूरत और गोरी रंगत का, हसीन और खूबसूरत था। मेरे हाथ के पके खाने खाता तो दिल खोलकर मेरी तारीफ़ करता। जब से आप इस घर में आए हैं, इस घर में तो रौनक सी आ गई है। माँ बाप की कमी भी महसूस नहीं होती। अब पहले तो हमारा घर वीरान था। इस तरह की बातें वो अक्सर मेरे साथ करता रहता। एक दिन अरमान ने मुझे देवर की शादी के बारे में बात की। वो कहने लगे
इसके बारे में भी हमें ही सोचना है। इसके लिए लड़की तुमने तलाश करनी है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने अपने देवर की शादी करवानी है। मैंने देवर की शादी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। एक दिन जब मैं अपनी माँ से मुलाकात करने अपने घर गई तो मैंने बताया कि मेरा देवर बहुत ख्याल रखता है मेरा, मुझे भाभी की कमी महसूस नहीं होने देता। जबकि मैं अपने घर में एक लौती थी, मेरे कोई भाई बहन नहीं थे, इसीलिए देवर को दिल से अपना भाई मानने लगी थी। मैंने अपनी माँ से देवर के रिश्ते की बात की। मेरी माँ अपने सहेली की बेटी का जिक्र किया। वो बहुत ही शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती है। उनकी बेटी बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारे देवर की तरह। लेकिन एक बात है कि वो लोग बहुत ही अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि तुम्हारा देवर एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता है। फिर भी मैं बात करके देखूंगी। जब मेरी माँ ने अपनी सहेली की बेटी के लिए मेरे देवर के रिश्ते की बात की तो उन्हें मेरा देवर बहुत पसंद आया। उसकी खूबसूरती और काबिलियत देखकर उन्होंने देवर से अपनी बेटी की शादी की बात की और देवर को भी लड़की पसंद आ गई। मैं खुशी खुशी देवर की शादी करवा दी। परी अपने घर में विदा होकर हमारे घर आ गई। शादी की अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर देवर को बहुत खुश नजर आ रहा था, लेकिन परी चुपचाप थी, ठीक से कुछ खा भी नहीं रही थी, ना ही बात कर रही थी। मैंने बहुत कहा पर थोड़ा सा ही नाश्ता किया और अपने कमरे में चली गई। इसका रवैया मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हालांकि वो एक बहुत अच्छे मिजाज की लड़की थी, लेकिन जब से शादी हुई थी वो गुमसुम सी हो गई थी। देवर को देखकर उसकी रंगत उड़ने लगती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ देवर भी कुछ सहम सहम सा रहने लगा था। मैं वजह पूछती तो नम आंखों से ये कह देता कि सब ठीक है, बस मेरी तनख्वाह कम है ना, इसीलिए। आपकी देवरानी के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं, पर घर में ना किसी से कोई बात करती और ना ही कुछ बोलती। उससे भी बात ना करती। अक्सर रात के वक्त उसके कमरे से अजीब सी आवाज़ दबी दबी चीखों की। शादी को अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि एक रात परी ने सुबह उठते ही नाश्ता किया और अपने बैग पैक करके अपने घर चली गई, ये कहकर कि अपनी माँ की याद आ रही है, कुछ दिन रहकर वो वापस आएगी। मगर वो वापस ना आई। कुछ दिन बाद परी के घर से पैगाम आया कि परी अब कभी वापस नहीं आएगी। वो देवर के साथ नहीं रहना चाहती। दोनों तरफ बहस अच्छी खासी हो गई थी और फिर एक दिन में देवर की तलाक की बात हो गई और तलाक हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ था। कैसी अजीब लड़की थी परी, उसका मेरे देवर के दिल पर बहुत असर पड़ा। मेरा देवर परी से बहुत मोहब्बत करता था। हमारे बहुत पूछने पर भी माँ की सहेली ने कुछ ना बताया और यही कहा कि मेरी बेटी हमेशा के लिए अपने मामू के पास लंदन चली गई। वो इसके साथ खुश नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने कोई और बात नहीं की। मैं सोच सोचकर बहुत ही परेशान और ज़्यादा हो रही थी। शायद मुझसे कोई गलती हो गई कि मुझे अपने देवर की अमीर घर में शादी नहीं करवानी चाहिए थी। शायद ऐशो आराम उसे अपने घर में मिल रहे थे, यहाँ नहीं मिल सके, इसीलिए चली गई। मेरे देवर परी से बहुत मोहब्बत करता था, यही गम दिल को लगाए बैठा था। मैंने उसे बहुत हौसला दिया। फिर अब दोबारा उसकी शादी के लिए मुझे यहाँ कहा कि भाभी आप मुझे बहुत अच्छे घर से लड़की तलाश करके दें। मैं जल्द से जल्द दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मैं परी को हमेशा के लिए भुलाना चाहता हूँ। और आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चला गया। मुझे उस पर बहुत ही तरस आ रहा था। हमारे घर में तो जैसे मातम का माहौल चल रहा था। आखिर ये क्या हो गया? मैं भी ठान ली थी और मैं अपने देवर के लिए लड़की तलाश करने में देर ना की। मुझे आखिरकार परी से भी खूबसूरत बहुत प्यारी लड़की अपने देवर के लिए मिल गई। मेरी दोस्त पायल, जो कि बचपन से मेरी क्लास में मेरे साथ ही पढ़ती थी। 12वीं तक मैं और पायल ने एक साथ ही पढ़ाई की। हम बहुत अच्छे दोस्त थे। 12वीं के बाद फिर वे किसी और कॉलेज में चली गई और अब मेरी उससे मुलाकात हुई तो मैं उसे अपने देवर के बारे में बताया। पायल ने जब देवर को देखा तो उसे मेरा देवर पसंद आया। उसे मेरे देवर की पहली शादी से भी कोई ऐतराज़ ना हुआ, क्योंकि पायल भी तलाकशुदा थी। एक
कमांडर किस्म की लड़की थी। इसमें खुद अपने फैसले लेने की हिम्मत थी और अपने फैसले खुद ही करती थी। पायल का ताल्लुक भी अमीर घराने से था। मैं 1-2 बार पायल को अपने घर बुलाकर उन दोनों की मुलाकात भी करवा चुकी थी। मेरे देवर और पायल एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर फ़ोन पर बातें करने लगे थे और फिर फ़ोन पर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। इस तरह उनकी अंडरस्टैंड हो गई। मैं भी उनकी शादी करवाने में जल्दी कर रही थी क्योंकि मुझे डर था कि जो काम शादी के बाद करना होता है कहीं मेरा देवर और पायल पहले से ही ना कर लें। सब कुछ भागम भाग किया और पायल को हम लोग दुल्हन बनाकर घर ले आए। घर में एक बार फिर खुशी लौट आई। देवर भी अब बात बात पर मुस्कुराता हुआ नजर आता। अभी कुछ महीने ही सुकून से गुजरे थे कि एक दिन सुबह घर में एक अजीब सा शोर उठा। मैं सो रही थी। शोर की आवाज़ से मेरी आँख खुली और मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर आई। जब मैंने देखा कि मेरा देवर लाउंज में सोफे पर बैठा आंखें रुक किए निकल पड़ा है और मैं एकदम घबरा गई। मेरे देवर ने एक खत मेरे हाथ में थमाते हुए आंखों से बहते आंसू के साथ जब वे खत देखा तो वे खत पायल का था। उसमें लिखा था कि मैं हमेशा के लिए अपने पापा के पास जा रही हूँ और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम इस कदर के घटिया इंसान हो। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल थी। मैंने तुमसे शादी अपनी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर की थी मगर तुम मेरी बातों पर खैर नहीं उतर पाए। आज से मेरा और तुम्हारा हर रिश्ता खत्म। साथ ही पायल का खत मेरे हाथ से गिर गया और मेरे होश उड़ गए। मैं परेशान हो गई कि ऐसा पायल कैसे कर सकती है कि बगैर बताए घर से अचानक चली गई। मुझे तो कुछ बताती। इस वक्त मुझे अपने देवर की मासूमियत पर तरस आ रहा था। मैं सोच रही थी कि मेरा देवर बेचारा कितना ही मासूम है, उतनी ही उसकी किस्मत में गम लिखा है। बेचारा रोता हुआ अपनी किस्मत को कोसता हुआ अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ दिन में इस सब सोच को अपने दिमाग से निकालकर सोचा कि लेकिन मेरा देवर एक सीधा साधा इंसान है। आजकल की चालाक लड़कियों की हर ख्वाहिश पूरी करना मेरे देवर की बस की बात नहीं। पर मैंने भी ठान लिया कि कोई बात नहीं, मैं अपने देवर की फिर से शादी करवाऊंगी। अब की बार मैं रिश्ते करवाने वाली की मदद लेने सही समझा और रिश्ते वाली आंटी से कहा कि मुझे अच्छे घर की बहुत ही अच्छी सुलझी लड़की तलाश करके दे। कई दिन के बाद आखिर में लड़की ढूंढने में कामयाब हो गई। अच्छे घर के सीधे साधे लोग थे जो परी और पायल से भी ज़्यादा खूबसूरत और हसीन लड़की थी। लंबे बाल, लंबा कद, भूरा रंग और सुलझी हुई लड़की से शादी की थी और उसके 3 भाइयों और घर वालों को मेरा देवर बहुत पसंद आया। उनकी पसंद को देखते हुए मैंने उन्हें अपने देवर की पहली 2 शादियों के बारे में बताना भी सही नहीं समझा और अपनी मीठी जुबान से उनका हर तरह से यकीन दिलाया कि मेरा देवर इंतहाई सादा और शरीफ आदमी है। आखिर आर्या और मेरे देवर की शादी हो गई और शादी वाले दिन आर्या के घर वालों ने जब सोने और हीरे मुझे तोहफे में दिए तो मैं हैरान रह गई। मुझे पता चला कि ये लोग सादगी पसंद करते हैं मगर रुपया पैसा उनके पास कोई कमी नहीं। उन्होंने अपने दामाद को एक कीमती गाड़ी भी दहेज में दी थी और अपनी बेटी आर्या को इस कदर दहेज में सामान दिया कि घर में हमारे रखने की जगह न रही। उस रात देर तक देवर और आर्या के कमरे में बैठी रही। आर्या देवर को देखकर बहुत ही शर्मा रही। मैं दिल से बहुत ही दुआ मांग रही थी मेरे देवर का घर बस जाए। मैं दूध का गर्म गिलास एक आर्या के एक और देवर के साइड में टेबल पर रख दिया और उन दोनों को मुबारकबाद देकर अपने कमरे में चली आई। थोड़े बहुत जो मेहमान घर में थे वो भी अपने कमरों में सोने को जा चुके थे। थोड़ी देर बाद मेरे पति ने पानी मांगा। मैं कमरे से बाहर निकलकर किचन में जाने लगी तो देवर के कमरे से अजीब सी आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा है। न जाने कैसी आवाज से पहले दो दिल किया छुपकर देख लूं कहीं कोई मसला ना हो गया हो। दिल में वैसे भी डर बैठा हुआ था। फिर कहीं
देवर भी कोई उल्टा सीधा हरकत ना अपनी बीवी से करता हो। दिमाग में बहुत ही सोच आ रही थी कि कहीं मेरा देवर भी तो गलत नहीं, जो 2 बीवियां छोड़ गई और तीसरी बीवी शादी की पहली रात अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही है, जबकि वे शादी से पहले तो बहुत ही खुश नज़र आ रही थी। ये सोच ही रही थी कि एकदम से आर्या की आवाज़ बंद हो गई। फिर मैंने अपने दिमाग को झटका दिया और मैं अपने कमरे में चली आई। और तीसरी बार कोई ऐसा सदमा अगर पेश आया तो यकीन है कि मेरे देवर में ही कोई ऐब होगा। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे शक था। कुछ वक्त गुजरा तो मेरा भी कुछ खामोश खामोश रहने लगी। मेरे साथ कम बैठा करती थी, कुछ पूछने पर घबरा सी जाती। उसका रंग दिन ब दिन पीला पड़ता जा रहा था। मेरे बहुत पूछने पर भी वे बात बदलकर मेरे पास से उठकर अपने कमरे में चली जाती। अब तो वे बीमार भी रहने लगी। जब एक दिन अचानक उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो अपने घर चली गई। अब तो मैंने यकीन कर लिया था कि आर्या भी वापस नहीं आने वाली और मेरे देवर में ही कुछ खराबी है। और फिर ऐसा ही हुआ, आर्या वापस नहीं आई। बहुत टाइम गुजर गया। मैंने भी कई बार फ़ोन करके आर्या से बात करने की कोशिश की, मगर उसने टालम टोल से काम लिया। मुझे इस बार देवर की कम और आर्या की ज़्यादा फिक्र सताने लगी। फिर कुछ इतना अजीब हुआ जिसे बर्दाश्त करना मेरे लिए गवारा ना था। आर्या के घर वालों से फ़ोन आया। आर्या की माँ रोते हुए बता रही थी कि आर्या अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसके घर वाले, उसके भाई, उसके माँ बाप तड़प रहे थे। उसके भाई रोते हुए पुकार रहे थे कि हमारी बहन, हमारी लाडली थी, हमें छोड़कर चली गई। फूलों की तरह तुम्हें पाला था, छोटी सी जब गोद में खिलाते थे। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल फट रहा था। पूरे घर में जैसे कयामत सा समय था। एक कोने में अरमान बहुत ही अफसोस में बैठे हुए थे और देवर बिल्कुल चुप बैठा था। अगली सुबह उठते ही मेरे देवर ने मुझे कुछ ऐसा कहा कि मैं एकदम चौंक गई। कहने लगा कि भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। मैं आर्या से बहुत मोहब्बत करता था। आर्या का गम मुझे सताए जा रहा है। उसकी जुदाई मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मैं उसे भुलाना चाहता हूँ। आप मेरी शादी करवा दें। ये सुनकर मेरा शक यकीन में बदल गया और मैंने ठान लिया कि अब मैं ये राज पता करके रहूँगी कि आखिर माजरा क्या है। आखिर अपनी बीवियों के साथ मेरा देवर ऐसा क्या करता है कि सभी उसे छोड़ जाती हैं। मैंने जवाब में सर हिलाते हुए कहा कि आज रात को तुम्हें तुम्हारे घर में तुम्हारी दुल्हन मिल जाएगी। पहले तो मैं बहुत हैरान हुई उस पर। उसको ये भी यकीन था कि मैं जो कहती हूँ करके दिखाती हूँ। मैं एक ड्रामा रचाया। उसको कहा कि तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढ ली है, तुम बस शादी के पेपर पर साइन कर दो। दोपहर में झूठी झूठी शादी कर गई। साथ में अपनी 2 सहेलियों के भाइयों को भी बैठा लिया, जिनको सब कुछ मैं पहले से ही समझा चुकी थी। और उनकी अपनी सहेली, उसे अपनी सहेली की तस्वीर दिखाकर मैंने उनको पूरे तौर पर राजी कर लिया। देवर ने कहा कि तुम घर में कुछ ज़रूरी सामान ले आओ। तुम्हारे आने तक तुम्हारी दुल्हन का चेहरा तुम्हें तुम्हारे कमरे में ही देखने को मिलेगा। वे सुनकर शर्माता हुआ घर से चला गया। पति शाम में वापस आए तो मैं आते ही उनकी चाय में नींद की गोली डालकर पिला दी। थोड़ी देर बाद वे कहने लगे, तबीयत खराब सी लग रही है। मैंने कहा आप आराम कर ले और फिर लेटते ही वे सो गए। अरमान के सोने के बाद मैं खामोशी से कमरे का दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में अपने देवर के कमरे में लाल जोड़ा पहनकर घूंघट ओढ़कर बैठ गई। सोचा देखूं कि ऐसा क्या करता है अपनी बीवियों के साथ, आज पता लग जाएगा। ये सोचकर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने तकिए से टेक लगाकर और इंतज़ार करने लगी। पूरी रात आया। इंतज़ार करते करते मेरी आंख लग गई। आज ना जाने किस वक्त एक शोर में मेरी आंख खुल गई। कमरे से बाहर निकली तो मेरे होश उड़ गए, मेरी चीख निकल गई। कमरे से बाहर मेरे देवर की लाश पड़ी थी। मेरे पति अरमान शोर की आवाज़ सुनकर उठकर बाहर आ गया और जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगा। हमारे घर पर कयामत टूट पड़ी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। आर्या के तीनों भाई साथ में बंदूक लिए सामने खड़े थे। कहने लगे, आज हमने अपनी बहन के कातिल को मार दिया। कैसा लग रहा है जब कोई अपना हमेशा के लिए दुनिया से चला जाए। तुम्हारे देवर ने हमारी बहन के साथ बहुत ही घटिया किस्म की हरकत की है, जो बताने के लायक भी नहीं है। जब हमारी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी, उसका बदन पीला पड़ता जा रहा था, हमने उसका टेस्ट करवाया तो उसके साथ जो तुम्हारे देवर ने किया बहुत ही शर्मनाक था। वो मेरी बहन के साथ रोज कुछ गोलियां खाकर बहुत
बेशर्मी से पूरी रात बिताता था और उसे बहुत मारता था। उसके बदन पर बहुत जख्म थे और बाकी जो तुमने अपने देवर की 2 पहली शादियां कराई थी, उसने उनके साथ भी यही किया था। वो तो जल्द से जल्द भागकर तुम्हारे देवर से तलाक लेकर चली गई, लेकिन मेरी बहन बहुत सीधी सादी और भोली भाली थी। वो ऐसा ना कर सकी, सब कुछ बर्दाश्त करती रही। जब उसके जिस्म ने उसका साथ छोड़ दिया तब उसने हिम्मत हार दी। ये सुनकर हमारे तन बदन में आग लग गई और हम अब किसी और की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते थे। इसीलिए हमने तुम्हारे देवर की जान ले ली और वे अपनी सारी बीवियों की गलत तस्वीर लेते हैं और फिर उन्हें बाद में डराता धमकाता है। अगर किसी को बताया तो उनकी नाजायज तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल देगा और अपनी सारी बीवियों की जेवरात भी उसी रात छीन कर बेचता। तुम्हारा देवर एक फ्रॉड था। आर्या के भाई ट्रांसपोर्टर थे। वो लोग छानबीन करने में माहिर होते थे। उनकी बहन के साथ जो हुआ था उसके बाद उन्होंने मेरे देवर की पूरी छानबीन करवा ली थी और पायल की माँ से भी मुलाकात कर चुके थे। पायल की माँ ने भी अपनी बेटे का दुख उनके सामने बयान किया तो उसके सीने में और गुस्सा भड़क उठा। तुम्हारे देवर के अंदर हवस इस कदर भरी हुई थी, इतना लालची था। आर्या के भाई गुस्से में बोलते चले जा रहे थे। आर्या ने तो कुछ ना बताया, मगर उसके भाइयों ने मेरे देवर के दोनों बीवियों से मिलकर पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। जो कुछ अपनी दोनों बीवियों के साथ वो कर चुका था, हम समझ चुके थे कि ये सब मेरी बहन के साथ भी हुआ होगा। तुम्हारे देवर ने आर्या को भी यही धमकी दी थी कि वो दोबारा अपनी शक्ल उसे ना दिखाए और बहुत दूर चली जाए, वरना पहली रात की वो तस्वीर जमाना देखेगा। ये सब बर्दाश्त ना कर पाई, इसीलिए उसने खुदकुशी कर ली और खुदकुशी करने से पहले खत में लिखा, हमारी भी बहुत ऊपर तक पहुंच है, हमसे अपनी बहन का दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। हमारी फूल जैसी बहन इस लालच और घटिया और हवस के भरे इंसान की वजह से खुदकुशी कर ली और हमने भी इसे इस दुनिया से विदा करके आज अपनी बहन का बदला ले लिया। अब कहाँ लेकर जाएगा वो दौलत? लालची इंसान कहकर वो उसकी लाश को छोड़कर चले गए। बाद में परी और पायल के घर वालों से भी बात हुई तो उन्होंने भी यही देवर के बारे में बताया। ये सब सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं गलत थी अपने देवर के बारे में। मैं तो उसे इतना शरीफ और नेक इंसान समझती थी। फिर मेरे पति ने भी बताया कि बचपन से ही उसे एक अमीर आदमी बनने का शौक था। अक्सर कहता था कि मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो इस हद तक भी जा सकता है। काश मैं उस वक्त कोई कदम उठा लेता तो आज मेरा भाई जिंदा होता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट